हेलो नमस्ते, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे जिससे आप रहेंगे अपडेट इन योर लाइफ। हाउ टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। भारत में स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए। अगर स्कूल की एजुकेशन की क्वालिटी बेहतर होगी तो अच्छे डॉक्टर पैदा होंगे, अच्छे इंजीनियर पैदा होंगे, अच्छे आर्किटेक्ट पैदा होंगे, अच्छे खिलाड़ी पैदा होंगे और अच्छे ऑफिसर पैदा होंगे और निश्चित तौर पर भारत प्रगति करेगा। तो क्या क्या मुद्दे हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। स्कूल एजुकेशन इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड इन इंडिया। प्रत्येक भारतीय बच्चे का अधिकार है कि उसको स्कूल एजुकेशन प्राप्त हो। अनफॉर्चुनेटली स्कूल एजुकेशन इन इंडिया इज नॉट अप टू द मार्क। लेकिन दुर्भाग्य से जो भारत में शिक्षा की स्थिति है, स्कूली शिक्षा की स्थिति, वो संतोषजनक नहीं है, वो काफ़ी खराब स्थिति है। यहाँ पे हाउ कैन बी इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। हम कैसे इस स्थिति को सुधार सकते हैं। वी आर हियर टू डिस्कस 11 पॉइंट सोल्यूशन। हम 11 सूत्री जो उस पर चर्चा करने वाले हैं, फॉर्मूले पे चर्चा करने वाले हैं, 11 सूत्री सॉल्यूशन पे चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र है बी एड। व्हाट इज बी एड? योर आंसर इज बैचलर ऑफ एजुकेशन। माई आंसर इज डिफरेंट। आई थिंक इट इज बोरिंग एजुकेटर। माई पॉइंट इज क्रिस्टल क्लियर। देयर शुड बी नो कंपल्सन ऑफ बी एड बिकॉज बी एड इज ए बोगस डिग्री. इट हैज बिकम मीनिंगलेस, प्योर वेस्टेज ऑफ मनी, टाइम एंड मनी ऑफ एन अनएम्प्लॉयड यूथ. बीएड की डिग्री का स्कूल एजुकेशन में स्कूल टीचर बनने के लिए जो कंपल्सन कर रखा है वो बहुत ही खराब है। आप देख सकते हैं चित्र में आपको मिस्टर मोहन नजर आ रहे हैं। इनके पास बीएड की डिग्री है और ये हाथ उठाए हुए हैं और तारा चमक रहा है इनके दिमाग में और ये स्वप्न देख रहे हैं टीचर बनने के। पहली बात तो आपने बीएड कंपल्सरी क्यों किया? क्या आपने इस पर रिसर्च की, इसकी एनालिसिस की, इसका एवेल्यूशन किया कि बीएड कराने से किसी अनएम्प्लॉयड यूथ की, किसी व्यक्ति की, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति की पढ़ाने की क्षमता में विकास होता है? इस पर कोई रिसर्च नहीं है। आपके पास कोई रिसर्च नहीं है, कोई अनुसंधान नहीं है, कोई प्रमाणिक फॉर्मूला नहीं है, कोई क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव फॉर्मूला नहीं है, कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं अप्लाई गई जिससे आपने ये सिद्ध किया हो कि बीएड कराने से क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। दूसरा, सरकारी स्कूलों में या अन्य स्कूलों में, अन्य कॉलेजों में जिस तरह की बीएड कराई जा रही है वो छिपी नहीं है। बीएड एक बोगस डिग्री है, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। उसमें आपका यूथ 1 साल 2 साल के लिए फालतू में एंगेज रहता है। उसका पैसा, उसका समय, उसकी ऊर्जा की बर्बादी करवाते हैं आप बीएड में। कोटा मॉडल तो आवश्यकता क्या है? अगर हम बीएड नहीं करें तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कोटा मॉडल को अपनाना चाहिए। कोटा इज सिटी ऑफ ड्रीम्स, होप्स एंड एस्पिरेशंस। कोटा सपनों का, आशाओं का, आकांक्षाओं का शहर है। सिटी विच इज द एपिसेंटर ऑफ सक्सेस इन टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक नीट एंड जेईई। ऐसा शहर जो केंद्र है किस चीज का? उन सफलताओं का जो भारत के सबसे कड़े इम्तिहानों में पास करते हैं, बच्चे हासिल करते हैं, जैसे नीट, जेईई। जब हमारे सामने एक शानदार मॉडल है तो हम उसको अपनाने से क्यों हिचक रहे हैं? कोटा डज नॉट रिक्रूट ए टीचर प्योरली बेस्ड ऑन हिज एजुकेशनल बैकग्राउंड। कोटा इंडस्ट्री में किसी टीचर की भर्ती सिर्फ एजुकेशनल बैकग्राउंड के आधार पर ही नहीं होती है। जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, उनमें से माइक्रोसॉफ्ट एक है, गूगल एक है, उन्होंने तो कहना शुरू कर दिया है कि हमें डिग्री की आवश्यकता नहीं है, स्किल की आवश्यकता है। If you are BTech in electrical engineering, then you can be selected to handle and teach a batch of best minds in the country. अगर आप बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में हैं तो आपको कोटा शहर के अंदर फिजिक्स पढ़ाने का, केमिस्ट्री पढ़ाने का या मैथमेटिक्स पढ़ाने का मौका दिया सकता है आपकी क्षमता के अनुसार। आपका क्वालिफिकेशन है बीटेक इलेक्ट्रिकल, तो इसका मतलब है कि आप मैथ पढ़ाने में अगर सक्षम है तो कोटा मॉडल में आपको मैथ पढ़ाने के लिए दिया जाएगा। लेकिन स्कूल में ऐसा नहीं होगा। अगर आप बीटेक हैं, इलेक्ट्रिकल है, मैथमेटिक्स में कंपिटेंट है, आपको नहीं पढ़ाने दिया जाएगा क्योंकि आपके पास बीएड नहीं है, आपके पास एमएससी फिजिक्स नहीं है। You may not be MSc Physics plus B.Ed in Kota to teach physics. MSc Physics plus B.Ed होना कोई आवश्यक नहीं है फिजिक्स पढ़ाने के लिए। Your knowledge, skills, competence is more important than a degree in concerned field in Kota. कोटा में आपका ज्ञान, आपकी दक्षता, आपका कॉम्पिटेंस ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बजाय उस विषय विशेष में डिग्री होने के। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें कि जो एमएससी फिजिक्स है या बीएड है वो अच्छा फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता है, वो भी अच्छा फिजिक्स पढ़ा सकता है। प्रश्न ये उठता है कि अगर दूसरा सक्षम व्यक्ति एक बीटेक इलेक्ट्रिकल या बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स या बीटेक मैकेनिकल अच्छा फिजिक्स पढ़ाने में सक्षम है तो कोटा की कोचिंग भेदभाव नहीं करती है और लाखों के पैकेज देती हैं। 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख तक के पैकेज वहाँ की कोचिंग में दिए जाते हैं। डू नॉट टॉक अबाउट सिस्टम। सिस्टम की बात नहीं करें कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। कोटा में चाहे वो एलन का हो या बड़ी बड़ी कोचिंग का सिस्टम है, वो ज़्यादा बेहतर सिस्टम है वहाँ पे। कोटा इंडस्ट्री है प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड, उसका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम प्रोवन है। उसने सिद्ध किया है कि सफलता कैसे हासिल की जाती है। आपके सरकारी स्कूलों ये सिद्ध नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे लोग कहें कि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा, मैं अफसर बन गया। आप बिल्कुल अफसर बन गए होंगे, लेकिन सिर्फ सरकारी स्कूल की शिक्षा के दम पे नहीं बने हैं, उसके बाद भी आपको रिफाइन किया गया होगा।
एंड यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट द ट्रूथ दैट स्किल मैटर्स नॉट डिग्री। लेकिन अभी तक हम इस सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं स्कूल एजुकेशन में कि स्किल ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, डिग्री महत्वपूर्ण नहीं होती है। जब माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी, जब बिल गेट्स इस बात को कर सकते हैं कि मुझे स्किल की आवश्यकता है, 13 साल के बच्चे की भी गूगल में सिलेक्शन हो जाती है अगर उसे कोडिंग अच्छी तरह से आती है, भले उसके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री ना हो। तो इसी मॉडल को हमें अपनाना होगा, बीटेक हो या उसके पास कोई दूसरी डिग्री हो, अगर वो पढ़ाने में सक्षम है तो उसकी एंट्री होनी चाहिए, ना कि हम घिसे बड़े डर्रे पे चलते रहें, ढाके 3 बात पे चलते रहें कि आपको बीएड होना कंपलसरी है, अगर आप बीएड होंगे तो ही आपको स्कूल्स में पढ़ा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स इन स्कूल्स। बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएमएस, ये सभी डिग्री होल्डर्स कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़ा रहे हैं। आप देखेंगे कुछ एमबीबीएस भी आपको मिल जाएंगे जो बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि एमबीबीएस वाला जो बायोलॉजी पढ़ाएगा, क्या वो एमएससी बायोलॉजी वाले से खराब बायोलॉजी पढ़ाएगा? बिल्कुल नहीं पढ़ाएगा। बीएमएस वाला है या बीएचएमएस वाला है, एमसी वाला है, एमबीए वाला है, एमबीए वाला बिजनेस मैनेजमेंट के आपके सब्जेक्ट होते हैं 11-12 में, लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको एमकॉम वाला ही चाहिए। हम ये नहीं करें कि एमकॉम वाला खराब है, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं अगर एमबीए वाला बिजनेस मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पढ़ा सकता है अच्छे से, तो आप उसको स्कूल्स में क्यों रिक्रूटमेंट नहीं करते? स्कूल एजुकेशन में उसको शामिल क्यों नहीं करते? मुख्य धारा में क्यों लेकर नहीं आते? लैक्स ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर प्रोड्यूस एवरी ईयर। हर साल हजार लाखों इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पैदा होते हैं। वी डू नॉट हैव जॉब ओपनिंग्स फॉर देम इन इंडस्ट्रीज। हमारी इंडस्ट्रीज में उनके लिए जॉब नहीं है। दिस यूथ हैज ट्रेमेंडस पोटेंशियल। इस युवा के अंदर असीम क्षमताएं मौजूद हैं। यूज दिस पोटेंशियल इन स्कूल एजुकेशन। इसके पोटेंशियल का इस्तेमाल स्कूल एजुकेशन में किया जाना चाहिए, जो कोटा इंडस्ट्री ने कर दिखाया है। कोटा इंडस्ट्री ने जितने भी प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हैं उनको ज्यादा जॉब दी। अगर आप कोटा में बात करेंगे तो आप पाएंगे वहां पे 80% से ज्यादा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले लोग प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हैं, और प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स बहुत शानदार रिकॉर्ड के साथ पढ़ा रहे हैं, इसलिए ज्यादा सैलरी ले रहे हैं वो एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर से। इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। दिस विल बी ए विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। कोई कह सकता है कि भाई हमने इंजीनियर इसलिए पैदा किया ताकि वो इंजीनियरिंग डिग्री में काम करे। अगर आपने इंजीनियर इसलिए पैदा किया तो उनके लिए भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जॉब क्रिएट करेगा। जॉब क्रिएट नहीं कर पा रही है तो क्या हम इस शानदार क्षमताओं से भरे यूथ को ऐसे ही बर्बाद हो जाने दें? बिल्कुल नहीं बर्बाद होना चाहिए, हमें इसको यूज करना चाहिए। अगर किसी ने बीकॉम किया है तो क्या वो केवल कॉमर्स इंडस्ट्री में काम करेगा? अगर उसके अंदर क्षमता है टीचिंग की तो वो टीचिंग क्यों नहीं कर सकता है? वो एक क्लर्क क्यों नहीं बन सकता है? वो एक आईएएस क्यों नहीं बन सकता है? वो बैंक मैनेजर क्यों नहीं बन सकता है? वो एक होटल मैनेजर क्यों नहीं बन सकता है? डिपेंड करता है उसकी क्षमताएं कैसी हैं। क्षमताओं के आधार पर इस्तेमाल होना चाहिए। एजुकेशन सिर्फ आदमी के व्यक्तित्व को निखारती है, उसके मस्तिष्क को खोल देती है और उसे आगे देखने का नजरिया प्रदान करती है। इफ एनी प्रोफेशनल डिग्री होल्डर इज इंटरेस्टेड, अगर वो इंटरेस्टेड है, उसकी रुचि है इन टीचिंग, देन वी शुड वेलकम हिम। तो हमें स्वागत करना चाहिए कि आप बीटेक हैं, एमटेक हैं, एमबीए हैं, एमसी हैं, एमबीबीएस हैं। अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, आपकी रुचि है, आप स्कूल एजुकेशन में आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। स्वागत करना होगा किसको? स्वागत करना होगा राज्य सरकारों को, स्वागत करना होगा केंद्र सरकार को, तभी तस्वीर बदलेगी। अन्यथा हम इस टैलेंटेड यूथ का माइग्रेशन देखते रहेंगे और ये विदेश भगता रहेगा या कोचिंग इंडस्ट्री की शान बढ़ाता रहेगा। लेकिन प्रश्न उठता है ये आएगा कैसे यहाँ पर? उसके लिए होना चाहिए कि एंट्रेंस टेस्ट, लेवल ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, सिलेक्शन ऑफ स्कूल टीचर शुड बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। जितने भी स्कूल टीचर की नियुक्ति की जाए वो प्योरली एंट्रेंस टेस्ट के आधार पे हो। कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई पहले से एंट्रेंस टेस्ट होता है, बिल्कुल होता है, कोई संदेह नहीं इस बात में, लेकिन उसका स्तर क्या है वो देखना होगा। क्या उसका स्तर शानदार है? क्या उसको क्वालिफाई करने वाले लोग शानदार हैं? एक यूपीएससी का एग्जाम जो क्वालिफाई कर जाता है बंदा, आप उसको सम्मान देते हो, आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, आप उसका रेस्पेक्ट करते हो, तो भाई आपका टीचिंग के लिए जो टेस्ट है वो इतना शानदार हो कि जब वो उसको क्वालिफाई करे तो उसका सम्मान बढ़ जाए, उसका रुतबा बढ़ जाना चाहिए। इफ यू क्वालिफाई इट इररेस्पेक्टिव ऑफ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड देन यू आर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट राउंड। अगर आप इस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं, मान लीजिए कोई बीटेक मैकेनिकल वाला मैथ पढ़ाना चाहता है और उसने मैथ का एग्जाम क्वालिफाई किया, नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट टीचिंग वाला क्वालिफाई किया, तो उसे नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाना चाहिए। और नेक्स्ट राउंड क्या होना चाहिए? नेक्स्ट राउंड होना चाहिए डेमो एंड इंटरव्यू। डेमो इंटरव्यू होना चाहिए, डेमो एंड इंटरव्यू। वो अपना प्रेजेंटेशन बना के लाएगा, डेमो देगा, उसका इंटरव्यू होगा। डेमो एंड इंटरव्यू ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट मस्ट बी मैंडेटरी। ये मैंडेटरी होना चाहिए, जैसे प्राइवेट सेक्टर की अच्छी कंपनियां करती हैं उस तरह से आपको रिक्रूटमेंट करने होंगे, प्रोफेशनल तरीके से रिक्रूटमेंट करने होंगे, तभी पूरी एजुकेशन को बदला जा सकता है। अगर आप देसी ढर्रे पे चलते रहेंगे तो आपकी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन भी देसी ढर्रे पे ही चलती रहेगी। अगला पॉइंट है लेवल ऑफ दिस एंट्रेंस टेस्ट शुड बी वेरी हाई। इस एंट्रेंस टेस्ट का लेवल बहुत उच्च होना चाहिए। इट शुड बी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन। जो रुतबा JEE का है, जो रुतबा यूपीएससी का है, वैसा ही रुतबा होना चाहिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का। इसका लेवल हाई होना चाहिए और ये एक कठिन एग्जाम होना चाहिए। कठिन एग्जाम होने से क्या होगा? जो सिर्फ बेहतरीन लोग हैं वही इसको क्वालिफाई करेंगे, कोई भी एरे फेरे नहीं इसमें घुस पाएंगे। वी डोंट नीड टाइम पास कैंडिडेट्स। हमें टाइम पास टीचर नहीं चाहिए। कंट्री नीड्स फ्यूचर मोल्डर्स। देश को ऐसे टीचर की आवश्यकता है जो भविष्य के निर्माता हों, और भविष्य के निर्माता, भविष्य के लोगों को, अपने आप बच्चों का निर्माण करने के लिए हमें सक्षम, काबिल, जज्बे, जुनून, उत्साह,
वाले लोग चाहिए, ऊर्जा वाले लोग चाहिए, बोरिंग लोग नहीं चाहिए, डल लोग नहीं चाहिए। लाइसेंस टू कोचिंग टीचर्स, ये बहुत अहम बात है, इसकी बहुत अनदेखी की जाती है। कोचिंग सेंटर जो है आपके बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं, चाहे एलन हो, रीजनल्स हैं, फिटजी हैं, बहुत सारा टैक्स देते हैं भारत सरकार को, इनके पास बाकायदा इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उन कोचिंग टीचर्स की कि किसी का भी मन किया और उसने एक हॉल किराए से लिया, उसने कोचिंग शुरू कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसे ही कोचिंग स्टार्ट नहीं करते। क्यों नहीं होना चाहिए, चर्चा करते हैं इस मुद्दे पर। टू स्टार्ट ए मेडिकल शॉप, अगर आप मेडिकल शॉप शुरू करना चाहते हैं, यू नीड डिग्री डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी, आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का, बी फार्मा या डी फार्मा। यू ऑल्सो नीड ए लाइसेंस टू स्टार्ट ए वाइन शॉप, अगर आप वाइन शॉप स्टार्ट करना चाहते हैं, दारू बेचना चाहते हैं, तो आपको लाइसेंस होना चाहिए। फार्मेसी, अगर आप फार्मा स्टोर शुरू करना चाहते हैं तो आपका डिग्री होनी चाहिए। यू नीड FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए फूड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मतलब रेस्टोरेंट शुरू करेंगे तो इसका लाइसेंस आपको लेना है, आपको नमकीन बना करके या कोई फूड आइटम बना करके बेचना है हल्दीराम की तरह, तो आपको FSSAI का लाइसेंस लेना पड़ेगा। परमिशन फ्रॉम CBSE, स्कूल शुरू करना है तो आपको CBSE बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपको MP बोर्ड का शुरू करना है तो MP बोर्ड से लेनी पड़ेगी, UP बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए AICTE से परमिशन लेनी पड़ेगी, मेडिकल कॉलेज के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी कॉलेज के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन वाई एनीवन इज फ्री टू एक्सपेरिमेंट एज ए कोचिंग टीचर ऑन स्टूडेंट ऑफ अवर कंट्री, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा व्यक्ति को इस बात की आज़ादी क्यों है कि वो हमारे देश के बच्चों पर प्रयोग करे। कोई भी एक कमरे में हॉल ले ले और किराए से और कोचिंग शुरू कर दे। क्या होना चाहिए फिर, इसकी हल क्या होना चाहिए? अगर आप ये कहते हैं if you are neglecting role and importance of coaching teachers in school education then you are behaving like an ostrich, अगर आप कोचिंग टीचर्स की भूमिका के या महत्व को नज़रअंदाज कर रहे हैं, अगर उसको नहीं आंक रहे हैं, तो आप एक शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार कर रहे हैं। शुतुरमुर्ग अपना सिर छुपा लेता है तो उसको लगता है कि सारी दुनिया मुझे नहीं देख पा रही है। अगर आप कोचिंग टीचर्स की भूमिका को नहीं समझ पा रहे हैं स्कूल एजुकेशन के अंदर, तो आप ये मान लीजिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये कोचिंग टीचर बहुत बड़ा इंपैक्ट रखते हैं आपकी स्कूल एजुकेशन पे। इंडिविजुअल कोचिंग टीचर बहुत बड़ा इंपैक्ट रखते हैं, तो इनको लीगलाइज करना, इनको सम्मान देना, इनको सही प्रोसेस से गुजारना बेहद आवश्यक है स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। तो क्या होना चाहिए? प्रोसेस ऑफ लाइसेंसिंग शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड, ये लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया जटिल नहीं होनी चाहिए भाई। इसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होगा तो आदमी निराश हो जाएगा, अच्छा आदमी एंट्री नहीं करेगा कि इधर फाइल जाएगी उधर फाइल जाएगी, उसको रिश्वत देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ समवन हैज क्वालिफाइड दैट नेशनल लेवल टेस्ट, अगर किसी ने वो नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, देन स्कोर कार्ड ऑफ टेस्ट मस्ट बी लाइसेंस इन इटसेल्फ, तो जो उसका स्कोर कार्ड है वही लाइसेंस होगा। आप लेफ्ट में देख सकते हैं एक नेशनल लेवल टेस्ट है, मिस्टर मोहन ने इसको क्वालिफाई किया है, पास किया है, 75% उनका सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो वो एलिजिबल हो गए, उन्हें अलग से लाइसेंस नहीं लेना है, वो स्कोर कार्ड ही लाइसेंस होगा। अगर आपने नेशनल लेवल का टीचिंग का टेस्ट क्वालिफाई किया है तो ही आप कोचिंग खोल सकते हैं, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में जॉब नहीं कर रहे हैं तो। और आप देखेंगे कि कितने सारे लोग इन कोचिंग की बुराई करते हैं और गवर्नमेंट बहुत सारा रेवेन्यू इन कोचिंग से जुटाती है, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाती है कि इस कोचिंग इंडस्ट्री को बदनाम किया जाए, इसको बर्बाद किया जाए, इसका पैसा ऐंठा जाए और इसको ध्वस्त कर दिया है। बार बार पॉलिसी भी चेंज होता है, IIT JEE का पैटर्न बदला गया, कोचिंग इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इस देश को सबसे बेहतरीन, सबसे सफल, सबसे शानदार बच्चे देने का जो कार्य किया है वो कोचिंग इंडस्ट्री ने किया है। इस बात को मैं कोई संदेह नहीं है, कोचिंग इंडस्ट्री का सम्मान किया जाना चाहिए कि वो इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं। आप कहेंगे वो पैसा भी कमाते हैं, पैसा मेहनत से कमाते हैं, वो परिश्रम से कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, तो उनका सम्मान किया जाना चाहिए। और सम्मान तब होगा जब उन्हें एक लाइसेंस होगा। उस लाइसेंस अगर उसके पास है, कौन सा लाइसेंस है? नेशनल लेवल टेस्ट का उसके पास स्कोर कार्ड है, वही उसका लाइसेंस है। जिसके पास लाइसेंस होगा, जिसके पास स्कोर कार्ड होगा, वही कोचिंग शुरू कर सकता है। जिसके पास B फार्मा की डिग्री हो गई वो मेडिकल शॉप खोल सकता है। ऐसे कोई भी ऐरा गैरा नहीं खोल पाएगा। सक्षम व्यक्ति जब कोचिंग पढ़ाएगा तो उसका समाज पे व्यापक असर होगा। छठवां पॉइंट है पे हाइक। आपको पता होना चाहिए कि टीचर्स की जो सैलरी है, शिक्षाकर्मी की सैलरी है, बेहद कम है। जब आपको उसको 10,000 रुपये दोगे, 15,000 रुपये दोगे, तो भाई घर कैसे चलाएगा? घर नहीं चलाएगा तो परेशान रहेगा, इर्द गिर्द और उल्टी सीधी दिशाओं में सोचेगा, कहीं ना कहीं से पैसे की जुगाड़ की सोचेगा, मैं ये एक्स्ट्रा काम कर लूँ, ऐसा कर लूँ, मेरा घर चल पाए। भाई जब उसका मन संतुष्ट होगा तो बेहतरीन तरीके से फोकस कर पाएगा अपने कार्य पर, जो है अध्यापन का कार्य, उस पर फोकस कर पाएगा। यू कैन नॉट अट्रैक्ट बेस्ट टैलेंट ऑफ कंट्री इफ़ यू डू नॉट पे देम प्रॉपरली। आप भारत के सबसे बेहतरीन टैलेंट को स्कूलों में नहीं ला सकते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो IIT से B.Tech करते हैं और कोटा इंडस्ट्री में पढ़ाते हैं, आप स्कूल में उन्हें नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि स्कूल में अगर आप उन्हें लाना चाहते हो तो आपको हैंडसम पे देना होगा उनको। हैंडसम पे विल ब्रिंग बेस्ट माइंड्स इन स्कूल एजुकेशन।
10,000 15,000 पर मंथ इज ए मॉकरी। ये एक मजाक है, 10,000 रुपये 15,000 रुपये देना स्कूल टीचर को एक मजाक है। पे ऑफ टीचर शुड बी इन द रेंज ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ कॉर्पोरेट। जो टीचर्स की पे है वो कॉर्पोरेट के एम्प्लॉयज़ की सैलरी की रेंज में होना चाहिए। कोई कहेगा पैसा कहाँ से आएगा, आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन में किया गया इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है। अगर आप खुद की शिक्षा में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर कोई एक व्यक्ति विशेष खुद ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख लेता है, स्किल सुधार लेता है, अगर वो स्किल्ड है, डिग्री होल्डर की बात नहीं करें, अगर वो स्किल्ड है तो वो ज़्यादा कमाएगा। मोर यू लर्न मोर यू अर्न, सीधी सी बात है। अगर आप स्कूली शिक्षा में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका फायदा देश को होने वाला है। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन गिव्स हाईएस्ट रिटर्न टू एन इंडिविजुअल। प्लॉट में, पॉलिसी में, बीमा पॉलिसी में, इंश्योरेंस में, किसी की भी तुलना में, गोल्ड में किए गए इन्वेस्टमेंट की तुलना में शिक्षा में किया गया निवेश सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है, जिंदगी भर देता है। किसको देता है? किसी इंडिविजुअल को, टू ए फैमिली, टू ए सोसाइटी एंड टू ए कंट्री। अगर सरकारें, राज्य सरकारें, भारत सरकारें इसमें ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं तो ये निश्चित तौर पे देश के लिए ज़्यादा तरक्की लेकर आएगा। इसके परिणाम मिलेंगे, धीरे धीरे मिलेंगे, लेकिन ज़बरदस्त परिणाम मिलेंगे। अमेरिका केवल 30 करोड़ का मुल्क है, लेकिन आप देखिए कोरिया एक छोटा सा देश है, आप देखिए कि उनका एजुकेशन सिस्टम शानदार है, तो आज वो कहाँ खड़े हुए हैं। उन पूरे देश में कितना सक्षम है, चाहे वो विज्ञान की बात करें आप, चाहे तकनीक की बात करें। 30 करोड़ की आबादी वाला अमेरिका तकनीक के मामले में इतना उन्नत है। आप कहेंगे भारतीय लोग वहाँ पे गए हैं, क्यों गए हैं भारतीय साइंटिस्ट? इसलिए गए हैं कि वहाँ उनको अच्छा पे मिलता है, इसीलिए भारतीय साइंटिस्ट, भारतीय डॉक्टर, भारतीय इंजीनियर वहाँ काम कर रहे हैं और अमेरिका की तरक्की कर रहे हैं। अमेरिकन भी काबिल लोग हैं, इसलिए उन्होंने अपने देश को इतना महान बनाया है, सिर्फ भारतीयों ने नहीं बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 7वां पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज शुड बी इंट्रोड्यूस इन स्कूल्स। स्कूल्स में स्किल डेवलपमेंट के कोर्स शुरू हो जाने चाहिए। दिस शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फंडामेंटल सब्जेक्ट्स। अभी तक हम उन्हें बोर्ड पे जाता है, एक टीचर लिखा देता है, बच्चे याद कर लेता है, तो उस डर्रे पे चलते रहते हैं। नहीं, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जापान की पद्धति अपनानी पड़ेगी। जापान में लगभग प्राइमरी एजुकेशन में किसी बच्चे का टेस्ट नहीं होता, वहाँ पे स्कूल में सफाई कर्मचारी भी नहीं होते। हम नहीं कह रहे कि पूरी तरह अपनाया जाए, लेकिन जो अच्छी चीज़ें उसे सीखा जाना चाहिए। वहाँ पे बच्चों को शुरुआत में ये सिखाया जाता है कि अच्छे नागरिक कैसे बने, अच्छे नागरिक बनिए, और बनिए देश के अच्छे नागरिक होते हैं कि वो मेहनत से बिजनेस करते हैं और देश की तरक्की में योगदान देते हैं। इसलिए हमेशा कहते हैं अच्छे नागरिक बनिए, उसका मतलब कि बनिए अच्छे नागरिक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड कोडिंग मस्ट बी टॉट फ्रॉम 6th क्लास। जो आज का बच्चा है उसका दिमाग शार्प है, हर नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से बेहतर होती है, इसलिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कोडिंग ये छोटे क्लासेस से पढ़ाया जाना चाहिए। आप जानते हैं अमेजोन ने क्या कर दिखाया, आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कर दिखाया, आप जानते हैं गूगल ने क्या कर दिखाया, लेकिन इस तरह की सॉफ्टवेयर में भारतीय इंडस्ट्रीज़ का उतना बड़ा नाम नहीं है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है जितनी आपकी माइक्रोसॉफ्ट या गूगल इस तरह की कंपनियों का नाम है। ये कोडिंग आपको छोटे क्लासेस से सिखानी चाहिए, 6वीं क्लास से सिखानी चाहिए। चिल्ड्रन आर मोर क्रिएटिव देन एडल्ट्स। ये बात प्रामाणिक है कि बच्चे बड़ों की तुलना में, वयस्कों की तुलना में ज़्यादा रचनात्मक होते हैं, ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। अगर आप उन्हें कोडिंग सिखाएंगे तो वो आश्चर्यजनक परिणाम आपके लिए लेकर आएंगे। सो बेटर रिजल्ट्स विल कम। हम कह रहे हैं बेटर नहीं, बेस्ट रिजल्ट्स विल कम। ये 6वीं क्लास का बच्चा जो कोडिंग सीखेगा, हर बच्चे को सिखानी चाहिए, चाहे वो बच्चा किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करता हो, हर बच्चे को सिखाई जानी चाहिए। गवर्नमेंट शुड ऑल्सो रिलीज फंड फॉर इंडस्ट्रियल विजिट ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेज एंड विजिट ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इसरो, DRDO। गवर्नमेंट को स्कूल्स को फंड देना होगा कि बच्चों की इंडस्ट्रियल विजिट कराई जाए। स्कूली बच्चों की बात कर रहे हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस की विजिट कराई जाए, ताजमहल की विजिट कराई जाए, हवा महल की विजिट कराई जाए, एंड विजिट ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो है, बार्क है, DRDO है, या जो कंपनीज़ हैं उनकी विजिट कराई जाए, ताकि बच्चों के दुनिया को देखने का, समझने का नज़रिया बेहतर हो। प्राइवेट स्कूल्स ऐसा करते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में कहीं कहीं थोड़ा बहुत औपचारिकताएं हो रही हैं, लेकिन सही चैनल नहीं है, इससे प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। कुछ बड़े प्राइवेट स्कूल्स तो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं स्कूल एजुकेशन की, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की। अगला पॉइंट है केस स्टडी बेस्ड लर्निंग। अभी तक हमारी लर्निंग क्या है? अभी तक लर्निंग है टीचर बोलेगा, बच्चा सुनेगा, बच्चा लिख लेगा, बच्चा याद कर लेगा और एग्जाम में जाके उसको लिख देगा। ये तरीका बेहतर नहीं है भाई, इसको बदलना होगा। पूरी दुनिया बदल चुकी है, लेकिन आप नहीं बदल रहे हैं। अगर आप देखेंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ को या IITs को भी देखेंगे, तो आप ये पाएंगे, क्या पाएंगे कि केस स्टडी बेस्ड लर्निंग पर ज़्यादा जोर है। किस तरह का ज़रा देखते हैं हम। चिल्ड्रन मस्ट बी एंगेज इन केस स्टडी बेस्ड लर्निंग और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल 12th के क्लास में फिजिक्स स्टूडेंट को ट्रांसफार्मर पढ़ाया जाता है, तो ऐसे बच्चों की जो पास में पावर हाउस है उसकी विजिट कराओ, वहाँ पे ट्रांसफार्मर रखा होगा, खुली स्थिति में, बंद स्थिति में उसको दिखाओगे ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, इसकी कोर है। जब वो क्या करेगा, फिर उससे कहो इसकी स्टडी करो, उससे पूछो कि ये कॉइल जो लगी हुई है ये कॉपर की है, इसकी थिकनेस कितनी है। जब उसकी पूरी केस स्टडी करेगा
और उसकी रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा, तो उसके फंडे, उसके कंसेप्ट बहुत सारे क्लियर हो चुके होंगे। देन चिल्ड्रन शुड बी आस्क्ड टू प्रिपेयर ए मॉडल यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज। आप उस बच्चे से कह सकते हैं कि भाई ट्रांसफार्मर का छोटा सा मॉडल तैयार कर लो, पास कर लो, आपने सिखाया 11वीं क्लास के बच्चे को, तो उससे कहो हाइड्रोलिक प्रेस बना लो, 2 सिरिंज ले लो, उनकी सहायता से हाइड्रोलिक प्रेस बन जाएगी। तो इस तरह के छोटे छोटे मॉडल्स बच्चों से बनवाए जाने चाहिए, जिससे उसकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी बढ़े। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जियोग्राफी स्टूडेंट कैन बी आस्क्ड टू प्रिपेयर ये 3D मॉडल। उससे कहो कि एक 3D मॉडल बनाएगा वो ऑफ अर्थ, पृथ्वी का, शोइंग, जिसमें लैटिट्यूड बना हो, लॉन्गिट्यूड बना हो, कर्क रेखा हो, विषुवत रेखा हो, इक्वेटर हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो। तो जब वो मॉडल बनाएगा, 3D मॉडल बनाएगा, थर्माकोल से बनाया, उसने पेज चिपकाया और लाइन खींची ड्राइंग से, इस तरह की केस स्टडी जब करेगा तो उसकी क्लियरिटी ज़्यादा आएगी बजाय बोर्ड के। Biology students can be asked to take photographs of all the creatures near a pond ecosystem and write their observations। एक और उदाहरण लिया हमने कि पास में अगर गांव में एक स्कूल है, तो बायोलॉजी वाले बच्चों को आप लेकर जाइए कहाँ पे, जो वहाँ एक तालाब है वहाँ लेकर जाइए, और उनसे कहिए कि आप यहाँ पे आधे दिन ऑब्जर्व करेंगे कि इस इकोसिस्टम में कौन कौन से जीव हैं, वो अपने मोबाइल से उनके फ़ोटो खींचेंगे और आपके जो ऑब्जर्वेशन उन्हें लिखेंगे, तो वो इकोसिस्टम को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेगा बजाय उसके जब आप उसको सिखाते हैं क्लासरूम में। और केस स्टडी बेस्ड लर्निंग के लिए बेहद आवश्यक है कि आप भी, टीचर्स भी अपग्रेडेड हों, ऑडियो वीडियो नए सॉफ्टवेयर टीचर भी सीखें और उनकी सहायता से बच्चों को पढ़ाएं। जब बच्चों को टीचर एकदम अप टू डेट होंगे, बच्चों को नए सॉफ्टवेयर की सहायता से पढ़ाएंगे, तो बच्चे केस स्टडी बेस्ड लर्निंग कर पाएंगे। बच्चों से प्रेजेंटेशन करवाए जाएँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बच्चों से बनवाए जाएँ। जब वो बच्चा प्रेजेंटेशन बारंबार देगा, उसका व्यक्तित्व निखरता चला जाएगा। इवेंट्स, बहुत सारे लोग पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे स्कूल्स पढ़ाई 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 पे जोर दे देते हैं, लेकिन संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास जो होता है, एक शानदार नागरिक जो बनता है, वो इवेंट में उसकी अहम किरदार होता है, अहम भूमिका होती है। इवेंट्स आर बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जो इवेंट्स कराई जाती हैं वो पर्सनल डेवलपमेंट का मुख्य आधार होती हैं। प्रोफेसर ऑफ नियर बाई डिग्री कॉलेजेस एंड एम्प्लॉइज ऑफ नियर बाई फैक्ट्रीज शुड बी इन्वाइटेड एज रिसोर्स पर्सन फॉर सेमिनार, गेस्ट लेक्चर, वर्कशॉप। ये स्कूल की जिम्मेदारी है, स्कूल को ये ताकत दी जाए, ये करिकुलम में शामिल किया जाए कि पास में आपके जो डिग्री कॉलेज है उसके प्रोफेसर को, पास में जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो आपकी फैक्ट्रीज़ हैं, पास में आपके जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके एम्प्लॉयज़ को, उनके प्रोफेसर को इनवाइट किया जाए सेमिनार के लिए, गेस्ट लेक्चर के लिए, वर्कशॉप के लिए, या एज ए चीफ गेस्ट एक इंटरेक्शन के लिए उन्हें इनवाइट किया जाए। जब बच्चे इन तरह की इवेंट में अलग अलग तरह के लोगों से मिलेंगे तो उनका वो एक्सपोजर उन्हें बेहतर व्यक्ति बनने में मदद करेगा। अगला पॉइंट है, स्टूडेंट मस्ट बी मोटिवेटेड टू पार्टिसिपेट इन नेशनल लेवल कंपटीशंस लाइक ओलंपियाड, स्कूल क्विज लीग। इस तरह के कंपटीशन में बच्चों को भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए। आप कहेंगे कि हमारा स्कूल करता है, प्राइवेट स्कूल ज़्यादातर करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं हो रहा है। तो नेशनल लेवल के जो कंपटीशन होते हैं, चाहे वो मॉडल कंपटीशन हो, साइंस मॉडल कंपटीशन हो, ओलंपियाड्स हो, स्कूल क्विज लीग्स हो, उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चे को मोटिवेट करना धर्म है वहाँ के हेड मास्टर का। इन हाउस क्विज हैं, डिबेट हैं, एक्सटेम्पोर हैं, रंगोली है, फेस्टिवल है, सिंगिंग डांसिंग कंपटीशन है, स्पोर्ट कंपटीशन है, मस्ट बी ऑर्गेनाइज ऑन रेगुलर बेसिस। कुछ कुछ होते हैं लेकिन उतने अच्छे से नहीं होते हैं, उतनी मेहनत से नहीं, उतने जज्बे से नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कह रहे कि सारे स्कूल में नहीं होते, कहीं कहीं होते हैं। बहुत सारे स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन टीचर ही नहीं है, तो कहाँ से होंगे वो स्पोर्ट कंपटीशन आपके। यूज़ ऑफ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये बड़ा अहम मुद्दा है, बड़ा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देयर इज ए एक्यूट शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन गवर्नमेंट स्कूल्स। ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स में मैन पावर की भारी कमी है। इट इज़ ड्यूटी ऑफ सरपंच की, हेडमास्टर की, प्रिंसिपल की, कि वो रिक्वेस्ट करें जो उनके एरिया में, जो उनके गांव में रिटायर्ड लोग रह रहे हैं, पटवारी हों, प्रोफेसर हों, क्लर्क हों, आर्मी ऑफिसर हों, उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो उनके स्कूल के बच्चों को हेल्प करें, गाइड करें, या पढ़ाना चाहें पार्ट टाइम बेसिस पर पढ़ाएं। आई एम श्योर कि अगर वो 100 लोगों से बात करेंगे तो उनमें से 30% लोग खुशी खुशी अपना योगदान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि एक आदमी जब कई बार रिटायर हो जाता है तो बहुत सारे लोगों का दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है कि दिन कैसे गुजारें। उन्हें 2 घंटे मिल जाएंगे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए, तो उनमें बहुत सारे लोग खुशी खुशी कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। Society also has a great responsibility, and society is also an integral part of education system. So such interested retired employees should come forward voluntarily. ज़्यादातर लोग मानते हैं कि एजुकेशन जो है वो स्कूल का काम है, टीचर का काम है, पेरेंट्स का काम नहीं है, सोसाइटी का काम नहीं है। हम अपने आप को कभी सोसाइटी मानते नहीं, हमको लगता है कि हम तो ठीक हैं, बाकी सब लोग ख़राब हैं।
सबकी जिम्मेदारी है, समाज का अहम भी योगदान है। तो इसलिए जो रिटायर्ड पर्सनस हैं, किसी गांव में रहते हैं या आसपास के मोहल्ले में रहते हैं, वो स्वेच्छा से आगे आएँ और इसके लिए बाकायदा रूल्स हों। ऐसे ही नहीं होगा ये कि एकदम हौच पौच आज जो है मिस्टर वर्मा पढ़ाए, कल मिस्टर शर्मा पढ़ाए, तो गड़बड़ हो जाएगी। बाकायदा रूल्स हों, टाइम टेबल फिक्स हो जाए कि मिस्टर शर्मा मंडे के दिन रिटायर्ड पटवारी जो है वो आकर के 1 घंटे बच्चों को कहानी सुनाएंगे, या 1 घंटे जो भी उनके अनुभव रहे हैं उनको साझा करेंगे। या एक आर्मी ऑफिसर हैं, वो बच्चों को, आर्मी के जो सोल्जर हैं वो रिटायर हो गए हैं, या कोई अधिकारी हैं, वो बच्चों को फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग देंगे। उनकी विंडो फिक्स होनी चाहिए। कौन फिक्स करेगा? सरपंच, हेडमास्टर को जिम्मेदारी लेनी होगी। जो जिम्मेदारी से बचते हैं उनको आगे आना होगा। बहुत सारे गाँवों में हो सकता है कि लोग ऐसा कर रहे हों। जब भी हम कमियां गिना रहे हैं, हम भी ये बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं कि 100% लोग खराब हैं, 100% लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पॉजिटिव हैं, बहुत सारे लोग स्कूल एजुकेशन में मेहनत करते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छे रिजल्ट भी देते हैं, रोल मॉडल भी बनाते हैं। स्कूल टीचर बहुत सारे अच्छे हैं, लेकिन सभी के सभी अच्छे नहीं हैं। बहुत सारी खामियां हैं। अगर खामियां नहीं होती तो आज हमारी एजुकेशन की हालत ये नहीं होती। अब बढ़ते हैं हम 11वें बिंदु की ओर। ये भी बड़ा अहम मुद्दा है जिसको नज़रअंदाज किया गया है स्कूल एजुकेशन में, बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। वो है वेबसाइट एंड एलुमनाई। गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट एवरी स्कूल इज हैविंग कंप्यूटर टीचर। कंप्यूटर टीचर स्कूल में होना जरूरी है, क्योंकि आजकल हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड है। एंड वेबसाइट ऑफ एवरी गवर्नमेंट स्कूल शुड बी अपडेट। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स की वेबसाइट ही नहीं है। हर गवर्नमेंट स्कूल की वेबसाइट होनी चाहिए। वो कौन बनाएगा? वहाँ कंप्यूटर टीचर होगा, वो देख रेख करेगा और उसकी वेबसाइट अप टू डेट हो। इससे क्या फ़र्क पैदा होने वाला है वो देखिए आप। ये लिंक फॉर डोनेशन शुड बी देयर। उस वेबसाइट पर डोनेशन की लिंक होनी चाहिए। Successful alumni will definitely donate funds because they have an affinity for their alma mater। जो वहाँ से निकले हुए सक्सेसफुल एलुमनाई हैं, बड़े बड़े अधिकारी उस स्कूल से निकल कर गए हैं, वो अपने स्कूल के प्रति एक लगाव रखते हैं, वो डोनेट करेंगे निश्चित तौर पे। अगर कोई आदमी 100 भी डोनेट करता है तो आप इंडिविजुअली मांगेंगे तो इंडिविजुअली 100 रुपये देने नहीं आएगा, लेकिन लिंक से डोनेट कर सकता है, वो ऑनलाइन डोनेट कर सकता है। तो स्कूल के पास फंड इकट्ठा हो जाएगा बहुत सारा। यू कैन सी इवन सम ऑफ द IITs हैव डन इट। आप बहुत सारे IITs की वेबसाइट पर आइए, वहाँ आपको लिंक दिखती है। जब IIT जिसके पास इतना सारा फंड मिलता है भारत सरकार से, इतने शानदार प्रोफेसर हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इतनी सारी कंसल्टेंसी चल रही है, उनकी वेबसाइट पे भी कुछ IITs की वेबसाइट पे आप देखेंगे कि डोनेशन की लिंक मौजूद है, जहाँ उनके एलुमनाई या कोई भी व्यक्ति जो बड़ा सेच है, चैरिटी करना चाहता है, शिक्षा में योगदान देना चाहता है, वो योगदान दे सकता है। जब इस तरह की लिंक होगी तो दानदाता आगे आएंगे। आपने देखा कि इसमें लॉकडाउन में जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की कि PM केयर की लिंक दी, तो लोगों ने डोनेशन उसमें किया। इस देश में भले कार्य करने के लिए आज भी लोग डोनेट करने के लिए तैयार हैं। अगला पॉइंट है, देयर शुड बी सेपरेट सेक्शन फॉर डाटाबेस ऑफ एलुमनाई। एलुमनाई का डाटाबेस तैयार करना चाहिए, एक सेपरेट सेक्शन होना चाहिए एलुमनाई सेक्शन। स्कूल में, प्रत्येक स्कूल में जनरली नहीं होते हैं, सरकारी स्कूलों में नहीं होते हैं, कुछ प्राइवेट अच्छे स्कूल्स में होते हैं। एलुमनाई मस्ट बी इन्वाइटेड टाइम टू मेंटर करेंट स्टूडेंट्स ऑफ देयर इंस्टीट्यूट। और एलुमनाई को, सफल एलुमनाई को, उनमें से कोई डॉक्टर होगा, कोई व्यापारी होगा, कोई अकाउंटेंट होगा, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर होगा, कोई पुलिस अधिकारी होगा, कोई प्रोफेसर होगा, ऐसे लोगों को समय समय पर जब भी वो अपने गांव में आएँ, जब भी उस एरिया में आएँ, उन्हें इनवाइट करना चाहिए। जो एलुमनाई सेक्शन का हेड है उसे इनवाइट करना चाहिए। किस लिए? ताकि वो जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनकी मेंटरिंग करें, उन्हें नई चीज़ें सिखाएं, नई चीज़ें बताएं। इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला, आपका खुशी आ जाएंगे। सिर्फ संपर्क में रहना है कि साहब आप कहाँ पर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप हमारे स्कूल से पढ़े हुए हैं, आप सैटरडे के दिन समय दे सकते हैं क्या? आप समय दे सकते हैं कि वो कहेगा मैं 1 घंटे का समय निकाल सकता हूँ, तो मैं 12th क्लास के बायोलॉजी के बच्चों से इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा होगा आपके बच्चों के लिए, वो इंटरेक्ट करेगा। तो इस तरह की चीज़ों को करने की आवश्यकता होगी। Millions of thanks for watching this video. You are also requested to subscribe GK Point Study. Please like the video and share it to your friends and relatives. जय हिंद, जय भारत।